हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन। ये आपका दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक को शुरू करते हुए मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि हर सेल में पाई जाने वाली जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की तरफ पाई जाती है, जो सेल को एक शेप दे के रखती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम शॉर्ट में सीएम लिखते हैं और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पतली झिल्ली होती है जो कि सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करती है। उसमें परमेबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसका जो नाम है, इसमें देखिए मैंने लिखा है जेलिन। तो जेलिन जो नाम है, दिस इज जेलिन। जेलिन नाम जो है ये 1855 में ये कार्ल वॉन नगेली इनका दिया हुआ है, जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया है। और उसके बाद जो नामकरण आप देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 1931 में J.Q. प्लोवर के द्वारा दिया गया था। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। तो फंक्शंस में हम देखेंगे कि ये एक थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और झिल्ली के रूप में है, बड़ी पतली सी है ना। सेमी परमेबिलिटी का गुण इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये छानने का कार्य या ये कहें कि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद करेगी। दूसरा फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका मतलब ये हो गया कि जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग रह सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, मिनरल्स एंड सो ऑन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का गुण पाया जाता है। ये एक सेल से दूसरे सेल को जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पहुंचाने का कार्य, सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पहुंचाने का कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। नंबर 3, इट मेंटेन्स सेल्यूलर इंटेग्रिटी, अर्थात सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको व्यवस्थित रखने का कार्य भी मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट फंक्शन, इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कभी भी आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो एक एक्शन होता है। इसी तरह से सेल के अंदर भी, उसके स्वयं के एनवायरनमेंट में भी यदि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो उसके प्रति भी वो संवेदनशील होती है। लोसाई ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारे जीवों में भी आपने देखा है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के दौरान, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे कि जो एनर्जी फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ में एटीपी का यूज़ होना, एटीपी का बनना, इस तरह की जो सेल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पाए जाने वाले एंजाइम्स उसमें क्रिया में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें। तो दिखने में एक ऐसी है, दिस इज शीट लाइक, जिसमें जिसकी मोटाई देखेंगे तो 7.5 to 10 mm थिक है ये। इट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड टेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बाइलेयर लिपिड का मतलब ये हो गया कि जब से हम इसमें अगर देखें तो ये एक लेयर लिपिड की हो गई, फिर एक लेयर प्रोटीन की आती है, फिर एक लेयर लिपिड की आती है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये एक लेयर लिपिड की हो गई, ये एक लेयर लिपिड की हो गई, और जो ये लेयर है ये प्रोटीन की लेयर होती है। तो बाई लिपिड लेयर और एक प्रोटीन की लेयर। प्रोटीन की लेयर कंपैरेटिवली बिगर मॉलिक्यूल्स की होती है, जो कि इसके अंदर पंप्स की तरह से, गेट्स की तरह से इनमें ये कार्य करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रवेश करते हैं और उसमें रिसेप्टर्स की तरह से भी कार्य करते हैं। तो जो रिसेप्टर्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी है, वो वहाँ पे उसके साथ जुड़ना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं। फिर प्रोटीन्स के टाइप जब हम देखेंगे तो उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन्स भी देखेंगे, लेकिन वो इसके स्ट्रक्चर में, अभी लिपिड और प्रोटीन्स को हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे। फिर मेम्ब्रेन्स आर नॉन कोवेलेंट असेंबलीज, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। नॉन कोवेलेंट का मतलब हो गया ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये
चेंज होता रहता है। इसको जब आप बहुत सारे मॉडल्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक आएगा सिंगर एंड निकलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोई फिक्स मॉडल नहीं होता। मेम्ब्रेन्स आर नॉन कोवलेंट असेंबलीज। द इनसाइड एंड आउटसाइड फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन्स आर डिस्टिंक्ट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन और जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो सेम नेचर की होंगी, वो अलग अलग नेचर की हो सकती हैं। ज़्यादातर जो स्टडी किया गया है इसको मेम्ब्रेन्स को स्टडी करने के लिए लिवर सेल्स का इस्तेमाल किया है, मसल्स का इस्तेमाल किया है। अमीबा के अंदर तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने स्टडी कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बहुत मूवेबल होती है, पूरा एनिमल की बॉडी ही उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। सी अर्चिन एग्स हैं, ह्यूमन आरबीसीज हैं, इनके ये आराम से जो है लेयर्स को इनको अलग करके इनको स्टडी किया सकता है। जैसे ह्यूमन आरबीसी की लेयर को अलग कर देते हैं तो इसको जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम घोस्ट बोलते हैं, जैसे रेड सेल घोस्ट है ना, तो घोस्ट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ये। फिर इसका कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन में मेनली इसके अंदर 28 to 79% लिपिड्स हैं, 20 to 70% प्रोटीन्स हैं, 1 to 5% ओलिगोसैकेराइड्स हैं और ऑलमोस्ट 20% जो है वाटर होता है। अब आप एक अंदाज़ लगा के देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितनी चीज़ों से बनी हुई है और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन है इसको अगर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑलमोस्ट 1000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मिलाकर एक पेज बनता है। तो इसी के हिसाब से आप इसकी मोटाई का अंदाज़ लगाइए। जब हम कह रहे हैं 7.5 to 10 नैनोमीटर थिक होती है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक पेज के बराबर इसकी मोटाई होती है। अब इसके बाद में जो इसके मॉडल्स हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो मॉडल्स को हम नेक्स्ट वाली क्लास में ले रहे हैं। थैंक यू।